अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उन्हीं विद्याओं में आप पारंगत हो सकते हैं, उन्हीं विद्याओं में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जो चीज आपके दिमाग में चलती रहती है। किसी को एक्टिंग या मॉडलिंग करनी है, फिफ्थ हाउस का डिपार्टमेंट हो गया। जब तक फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक फिफ्थ हाउस से रिलेटेड इंडस्ट्री में व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको सक्सेस कब मिलेगी? जीवन साथी को जीवन साथी मत मानो, मित्र मानो। आजकल देखो क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को टाइम नहीं देना चाहते। सातवें भाव में शुक्र की राशि पड़ती है, इसलिए इस भाव से मुख्य तौर पर विवाह देखा जाता है। अभी विवाह के अर्थ भी बताएंगे, विवाह के पीछे रीजंस क्या हैं। स्वाभाविक जो राशि पड़ती है यहाँ पे तुला राशि पड़ती है, इसलिए पुरुष के लिए जो विवाह का कारक ग्रह होता है वो शुक्र बन जाता है, और स्त्री के लिए जो कारक ग्रह बनता है वो बनता है सेवंथ हाउस के लिए बृहस्पति, जुपिटर। और बिजनेस का जो कारक ग्रह बनता है, पार्टनरशिप का जो कारक ग्रह बनता है वो बन जाता है मरकरी, बुध। तत्व कौन सा है? वायु तत्व है। जीवन साथी देखा जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा जिसको कहते हैं, प्राय पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, जनसंपर्क। ठीक है, तो ये जनसंपर्क का भी हाउस है, पार्टनरशिप का भी हाउस है। इसको और थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो इसको मिरर का हाउस कहते हैं। आईना दिखाता है ये आप। सेवंथ हाउस आपको आईना दिखाता है। कोई आपको जब कभी क्रिटिसाइज करता है, कुछ बोलता है, कोई आक्षेप करता है, कोई आप में कमियां निकालता है, कोई आपके चाल बुद्धि ढंग को बदलने की बात करता है, या कभी आप किसी की तरह बनना चाहते हैं कि भाई मुझे ऐसा बनना है, ये इमेज चाहिए, ये पर्सनालिटी चाहिए, ये काम सेवंथ हाउस के बिना संभव नहीं है। मतलब सब आदमी चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो, ये जैसा जी रहा वैसी लाइफ मेरी आ जाए, लेकिन अगर सेवंथ हाउस आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो लाइफ आप नहीं जी पाएंगे। सेवंथ हाउस जो है वो कॉम्प्रोमाइजेस का भी है, समझौते का हाउस भी है, बैलेंस का भी हाउस है। आपकी लाइफ में अगर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बैलेंस्ड है, इसका मतलब सेवंथ हाउस बढ़िया है। अगर कुछ भी इम्बैलेंस चल रहा है लाइफ में, रिलेशंस को लेके, मैरिज को लेके, किसी भी चीज को लेके इम्बैलेंस कहीं पे भी है, तो वहां पे सेवंथ हाउस, इसका मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कारक ग्रह मुख्य तौर पर शुक्र होता है यहाँ का। शारीरिक संबंध क्या क्या है? मुख्य तौर पर यहाँ पे आपकी थाइस देखी जाती हैं। वैसे थाइस का डिपार्टमेंट 9 साइन भी है, सेजिटेरियस साइन भी है, लेकिन मैंने एक बात बोली थी, भाव कारक स्वामी राशि, भाव भी बताएगा कौन सा डिसीज कहाँ पे हो सकती है, इसलिए सेवंथ हाउस में आपकी जांघें देखी जाती हैं जिसको हम थाइस बोलते हैं, कूल्हे देखे जाते हैं, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जिसमें हम ऐसा कहते हैं प्रजनन अंग कहते हैं उनको, ठीक है, वो सेवंथ हाउस है। डायरेक्शन आप सबको पता होगा, पश्चिम दिशा की डायरेक्शन है। एक और बात बताएं, सेवंथ हाउस क्या है? कूटनीति का हाउस है, समझौते का हाउस है, राजनीति का हाउस है, आपकी भागीदारी कहाँ पे कितनी है, इसका हाउस है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस से विवाह भी देखा जाता है और जीवन साथी भी देखा जाता है, मैरिज एंड स्पाउस दोनों देखे जाते हैं। जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, संबंधों में गुणवत्ता कितनी होगी, समय क्या होगा जब आपको शादी करनी चाहिए, टाइमिंग ऑफ मैरिज, ये बताना दशांतर दशा का भी काम है, लेकिन आपकी शादी अर्ली एज में होगी, मिड एज में होगी, या लेट एज में होगी, एज कौन सी होगी जब आपकी शादी होगी अप्रोक्सीमेटली, कि आपकी शादी 30 के बाद होगी, 25 से पहले होगी, मतलब एक एक मोटा मोटा आकलन। तभी तो आप दशांतर दशाओं में तभी तो आप जाओगे, क्योंकि दशांतर दशाएं आपको कोई ना कोई दशांतर दशा तो विवाह को बताती रहेगी। पहले 5 साल में शादी हो जाती थी, ऐसा मानना था, तो लोग 5 साल में भी दशांतर दशा अगर आ गई तो शादी हो जाती थी। फिर एक टाइम आया 17-18 साल में शादियां होने लगी। अभी 25-30 साल से पहले कोई सोचता नहीं है। मुख्य तौर पर अगर देखा, अर्ली मैरिजेस भी हो जाती हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए इन जनरल 25-30 साल की उम्र में लोग प्लान करते हैं शादी के लिए। तो आपकी एक्चुअल जो टाइमिंग है वो मैरिज की सेवंथ हाउस बताता है। देखो कुंडली दिखाने के पीछे रीजंस क्या हैं, आपको पहले से सब चीज पता चल जाए कि आपको कब क्या करना है, तो कुंडली दिखाने के पीछे रीजंस ये है। केवल प्रॉब्लम में ज्योतिषी के पास जाना, ये एस्ट्रोलॉजी का ध्येय कभी नहीं रहा। पहले 5 साल की 7 साल की उम्र में कुंडली बनती थी, डिटेल्ड कुंडली देखा है आपने कभी? हमने बहुत बनाई है कुंडलियां। तो कुंडली बनती थी पहले, ठीक है, तो कुंडली जो होती थी, तो कुंडली में सब चीजें पहले ही बता दी जाती थी कि आपकी शादी आपको इस एज तक कर लेनी चाहिए, मैरिज ऐसी होगी, ये चीजें इसकी ये रेमेडीज होंगी, ऐसे ऐसे आपको अपनी लाइफ को प्रोसीड करना है। अभी क्या होता है, पहले तो लोग मानते नहीं है, मानते हैं तो जब समस्या आती है तब ज्योतिषियों के पास पहुंचते हैं। तो एक्चुअल में अगर चार्ट को देखा जाए तो चार्ट लाइक अ मैप, जैसे आपको कहीं जाना है पहले पता कर लेंगे तो आप ट्रबल नहीं होगा आपको, और आपको अर्ली एज से डायरेक्शंस मिल जाएंगी, बहुत जल्दी से सही डायरेक्शंस मिल जाएंगी। लेकिन आपने अगर मैप को फॉलो नहीं किया तो फिर आप पता चला वहीं पे ही घूमते रहेंगे अगल बगल ही, है ना? तो ये जो है, ये एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है भाई, अगर आपकी शादी अर्ली एज में होनी है तो आप कर लीजिए, नहीं तो अगर अर्ली एज का कॉम्बिनेशन चार्ट में है मैरिज का, तो अगर आपने नहीं किया तो डिस्ट्रक्शन में चले जाओगे।
10th हाउस आपको सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन 7th हाउस भी आपको सेटिस्फेक्शन देता है कि नहीं है? तो अगर आपकी टाइमली मैरिज हो गई एज पर योर चार्ट, जैसी आपकी कुंडली कह रही है, उस टाइम पे आपने शादी का प्लान कर लिया, मन बना लिया, आप किसी की देखा देखी नहीं कर रहे, आप किसी की नकल नहीं कर रहे, उसने 70 साल में करी थी तो हम भी 70 में ही करेंगे, वो 30 साल में किया था तो हम भी 30 में ही करेंगे, आप उन चीजों से थोड़े से बाहर आके अगर आपने उन सही चीजों पर डिसीजन लिया, तो आप बहुत जल्दी 7th वाली चीजों से उब के फिर 10th में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं तो फिर 7th वाली चीजें आपको परेशान करती हैं, फिर आप मल्टीपल रिलेशंस में जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब देख भी रहे हैं आप लोग, बहुत सारे जितने भी रिलेशंस में लोग जा रहे हैं, तो वो भी एक पार्ट है लाइफ का। तो अगर अर्ली एज में आ रहा है तो मुझे लगता है अर्ली एज में शादी कर लेना चाहिए, मिड एज में आ रहा है तो मिड एज में शादी करना चाहिए, लेटर एज में आ रहा है तो लेटर एज में शादी करनी चाहिए। तो फिर वैसे ही लोगों का थॉट भी देखने को मिले, पहले करियर देख लेते हैं फिर शादी कर लेंगे, तो लेटर एज ऐसे है ना। तो 7th हाउस से ये कैटेगराइज हो जाता है, 7वें भाव से ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को किस उम्र के आसपास शादी होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो अब एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, दशा अंतर दशा उस एज के आसपास वाली ही कैलकुलेट करी जाती है। मुकेश जी समझ आ रही है मेरी बात? अब किसी का पता चल गया है भाई 20 से 25 साल की उम्र में शादी हो सकती है, तो हमें कौन सी दशाओं पे फोकस करना, जो 20 से 25 साल की उम्र की दशाएं आएंगी उन्हीं पे हमारा सारा कंसंट्रेशन होगा कि भाई इसमें कौन सी शादी वाली दशाएं आ रही हैं। तो ये D19 चार्ट से भी देखा जाता है मुख्य तौर पर, केवल D1 चार्ट नहीं बताएगा उसके बारे में बहुत कुछ। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि भाई मिड एज का है, तो मिड एज में कौन सा 25 से 30 32 साल के टाइम में देखा जाएगा। फिर किसी को पता चलेगा लेटर एज में, तो भाई लेटर एज में देखी जाएगी शादी कब हो रही है। कौन सी दशा अंतर दशा में शादी होगी ये 7th हाउस बताएगा हमारी कुंडली का। समझ आ रही है बात? तो 7th हाउस का रोल क्या है मैरिज टाइमिंग बताने में, जब हम दशा अंतर दशा को कैलकुलेट कर रहे होंगे उस टाइम पे 7th हाउस का बहुत बड़ा रोल होगा। ये 7वां भाव है। उसके बाद और क्या क्या चीजें आती हैं 7th हाउस के रूप में देखने के लिए, यहाँ पे केवल विवाह नहीं है, कमिटमेंट भी है। जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आने वाला, जो जो सात वचन है, बहुवचन है, सात वचन है, जो भी है वो 7th हाउस मतलब सात वचन और कार्मिक बाउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस। ये जो हाउस है वो पार्टनरशिप का भी है और एग्रीमेंट्स का भी है। किसी भी प्रकार की जो पार्टनरशिप है, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे वो सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, वो 7th भाव से ही देखी जाएगी। जितने भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का हाउस जो है वो 3rd भी है, लेकिन जहां पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे वहां पे 7th हाउस की भी भूमिका आ जाएगी। कानूनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि भाई हम स्टाम्प पेपर ले आइए लिख दीजिए। लोग क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर ले आइए लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि 8th हाउस का नेगेशन है, हो गया कि मतलब हम चाहते हैं हर चीज स्पष्ट रहे, ऐसा ना हो कि गोपनीय रूप में हमने आपको दे दिए, आप एग्रीमेंट कर लीजिए। तो 8th हाउस क्या होता है, गोपनीयता का होता है, पेन का होता है, स्ट्रगल का होता है। तो आज की डेट में व्यक्ति कोई चीज किसी को देना चाहता है उधार पे या चीजों पे, तो लोग कहते हैं भाई एग्रीमेंट कर लो, लीगल एग्रीमेंट कर लो, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के, 1000 रुपए के स्टाम्प पे एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्यों? ताकि वो चीजें सबके सामने रहे कि मैंने आपको ये चीजें दी हैं। तो 8th हाउस का नेगेशन करने के लिए काम किया जाता है, किया जाता नहीं किया जाता? भाई आपने गुप्त रूप से दिया तो कौन था आपके सामने, गवाह कौन था, किसने देखा आपने कितना पैसा इनको दिया? तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है ना आपको। चुपचाप दे दिया किसी को और उसने चुपचाप ले भी लिया, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, लिखा पढ़ी करवा लेते हैं। आजकल तो मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे होने लगी है कि भाई लिख लो क्या क्या करने वाले हो, देने वाले हो, क्या क्या तुम करने वाले हो, क्या क्या हम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी हमें कितनी मिलने वाली है, तो ये भी होने लगा है। तो ये जितने भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 7th हाउस है। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड में किसी भी प्रकार की जो रिलेशनशिप है वो 7th हाउस। आपको पता है कि जो रैंडम व्यक्ति आपकी लाइफ में है किसी भी रूप में, वो 7th हाउस, जो ना तो आपका मित्र है, ना तो आपका भाई है, ना तो आपका पिता है, ना तो आपकी माँ है, एक रैंडम पर्सन, एक स्ट्रेंजर पर्सन, वो भी 7th हाउस। तो आपको दुनिया से आपके बड़े संबंध है, जगत से कोई संबंध है, वो 7th हाउस है। तो 7th हाउस दूसरे लोग हैं, जैसे फर्स्ट हाउस आप हैं, 7th हाउस दूसरे लोग हैं, अननोन लोग हैं, जिनसे एक आदान प्रदान चलता है, कभी आप चले गए कभी वो आपके घर आ गए, ऐसे ही। आप दूसरे को कैसे देखते हैं, दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं, और आपका उनके साथ जुड़ना और उनको देखना, उसके पीछे आप उनसे चाहते क्या हैं, ये 7th हाउस है। आपकी इंटेंशन क्या है किसी से जुड़ने की, आपकी इंटेंशन क्या है किसी को देखने की, ये 7th हाउस क्लियर करता है। 7th हाउस हमारे पार्टनर का हाउस है। जो चीज हम नहीं देख पाते हैं वो कभी कभी हमारे पार्टनर को दिख रही होती है। कुछ कमियां हमें नहीं दिख रही हैं, तो हमारा पार्टनर हमें बोल देता है कि भाई ये चीज हमें सुधार करना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
तुम ठीक नहीं हो, तुम बदल गए हो, तो फिर स्वीकार करो कि हाँ निश्चित तौर पर आप बदल गए होंगे, तभी ऐसी बात बोली जा रही है। तो सेवंथ हाउस की अगर हम बात करें तो सेवंथ हाउस एक्सेप्टेंसी का है। जब व्यक्ति किसी की बात को सुनना बंद कर देता है, जब व्यक्ति किसी सजेशंस मानना बंद कर देता है, करेक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है, एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, इसका मतलब सेवंथ हाउस में प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें भी अपने जीवन साथी की। सेवंथ हाउस और क्या क्या चीजें बताता है? सेवंथ हाउस का मतलब क्या है? जो आप नहीं देख पा रहे हैं, इसको प्रोजेक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज हम मान भी लेते हैं बट हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो ये भी सेवंथ हाउस है। ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या हो सकता है सेवंथ हाउस का? तो सेवंथ हाउस हमारे पूर्व जन्म के जो अधूरे संबंध थे, जो अधूरे रिश्ते थे, जो ऋण बंधन थे, उनके साथ हमें जोड़ता है। जिससे विवाह हुआ है या किसी भी प्रकार की हमारी बॉन्डिंग है या रिलेशन है, किसी भी रूप में, बिजनेस के रूप में। कभी कभी क्या होता है, आपने किसी के साथ बिजनेस किया, आपको प्रॉफिट हो गया, आपने किसी के साथ बिजनेस किया, उसकी वजह से आपको लॉस हो गया, या वो आपका सारा पैसा लेके भाग गया, तो पूर्व जन्म में उस व्यक्ति के आप ऋणी थे, इस जन्म में वो आपका लेके चला गया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इन्वेस्टिगेट ना करें, आप उन चीजों पर ध्यान ना दें, पार्टनरशिप के जो कंडीशंस है उनको फॉलो ना करें, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूं। लेकिन सब कुछ फॉलो करने के बाद भी अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म का बहुत बड़ा कनेक्शन था उस व्यक्ति के साथ में, वो अपना हिस्सा लिया और चला गया। सेवंथ हाउस अगर पीड़ित होता है तो व्यक्ति के साथ छल, अनुचित व्यवहार, और अगर वासना की बहुत ज्यादा भूख है, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डिजायर कह सकते हैं, मेटरिस्टिक डिजायर कह सकते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा है तो इसको भी कहेंगे कि सेवंथ हाउस आपका बहुत सही नहीं है। मेटरिस्टिक डिजायर और बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर अपने जीवन के साथी के साथ हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जितने आपको दिख रहे हैं सब जीवन साथी दिख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है बात? ये सेवंथ हाउस की प्रॉब्लम है। सातवां भाव अगर पीड़ित होगा तो ये दिक्कत भी आपको देगा। और क्या है सेवंथ हाउस? थोड़ा प्लैनेट्स को देख लेते हैं। सेवंथ हाउस में अगर सूर्य होता है, आपका जो स्पाउस है उसको आपको प्रमुखता देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सूर्य जब भी आएगा उसको आप इंपॉर्टेंस दो। बहुत ज्यादा संभावना है ईगो क्लैशेस भी होते हैं, लेकिन सेवंथ हाउस में जब सूर्य होता है इसका मतलब ये कि आपको सामाजिक पद कोई बहुत बड़ा मिल सकता है। सेवंथ हाउस में जब मून होता है, चंद्रमा होता है, तो आपको इमोशनल जीवन साथी मिलता है। इमोशंस, आपके रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट क्या है? इमोशंस रिक्वायरमेंट। सन के केस में क्या रिक्वायरमेंट है? आप उसको इंपॉर्टेंस दो, वैल्यू दो। अगर आपकी कुंडली के सेवंथ हाउस में सूर्य है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में कि आपको अपने स्पाउस को प्रमुखता देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये बात अलग है कि आप उसको फॉलो कितना करते हो, वो बात अलग है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस दे दो। तुम्हारी क्या राय है, ये चीज हम सोच रहे हैं, तुम्हारा क्या मन है, पूछ लो। ठीक है, करो ना करो, आपको लगता है कि वो उतना योग्य नहीं है, उतना समझदार नहीं है, बट आपको करना चाहिए, प्रमुखता देनी चाहिए अगर सूर्य सेवंथ हाउस में है तो। यही सब रीजंस बनते हैं बाद में डिवोर्सेस के। इंपॉर्टेंस दीजिए कि भाई आप भी हमारे जीवन साथी हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आधे के आप भी पार्टनर है, पार्टनर ही तो है। आप जो कमा रहे हो सारी जेब से पैसा निकाल ले रहा है कोई, ठीक है, उस पे भी उसका सारा अधिकार है, आपकी कमाई पे, उसकी कमाई पे भी आपका सारा अधिकार है तो वो पार्टनर ही एक तरीके से ना। तो सेम वैल्यू देनी चाहिए, कभी कभी अपने से भी ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, अपने से भी ज्यादा प्रेफरेंसेस देनी चाहिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, सेवंथ हाउस में अगर सन है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो प्रॉब्लम आती है, ईगो क्लैशेस होंगे फिर। वो है ही है थोड़ा ईगो वाला, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और उसमें अगर नीच की राशि में बैठा है, और ज्यादा प्रॉब्लम है। शत्रु छेपी होके बैठा है, पापी ग्रहों के साथ बैठा है, तो बहुत बड़ा इंबैलेंस हो गया। तब तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको एक बात और पता है, सूर्य सातवीं राशि में नीच का हो जाता है, और सातवें भाव का जो आधिपत्य है वो शुक्र का है, 7 नंबर राशि पड़ती है। सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है यहाँ पे। तो इसको हैंडल कैसे करोगे, ट्रैक कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे? जो रिलेशनशिप कुंडली में खराब दिख रही है उसको मैनेज कैसे करोगे? प्रेफरेंस देके, रिस्पेक्ट देके, प्रायोरिटी देके, आगे रख के। अगर स्त्री है तो रानी वानी बोलो कि भाई आप ही हैं, मालकिन है आप तो हमारे घर की। और अगर पुरुष है तो भाई अब राजा साहब कहाँ गए हमारे। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट, तवज्जो, भाई हमारी, तब तो हमारी वाइफ नहीं कह देंगे उनके सामने। अरे एटलीस्ट एक्टिंग करो, एटलीस्ट एक्टिंग। बीएनएन में मैं बता रहा था ना, मार्स सन का कॉम्बिनेशन होता है तो एक्टिंग करनी चाहिए सम्मान देने की, उतने से काम बन जाएगा।
सूर्य अगर 7वें भाव में, एटलीस्ट एक्टिंग करिए, काम बनेगा उससे। 7th हाउस में अगर सन है, समझ में आ रही है बात। मून है तो इमोशनल बाउंड्स बनाइए, जरूरत को समझिए, नेसेसरी उनके लिए क्या है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उनके लिए आवश्यक क्या है, अति आवश्यक क्या है, नेसेसरी क्या है, जरूरत क्या है, उसका बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि मून जब 7वें भाव में होता है, एज पर पराशरी ज्योतिष, आपको अपने स्पाउस की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातों, बहुत केयर करिए। यहाँ पे कोई चीज मिस मत करिए, कोई उसकी लाइफ के कोई बहुत बड़े ऐसे मोमेंट है जिससे वो बहुत इमोशनल कनेक्ट है या कनेक्टेड है, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अब जैसे कुछ लोग हैं कि उनको मैरिज एनिवर्सरी उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, बर्थडे उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, पिताजी का जन्मदिन बहुत बड़ी चीज है कि नहीं है। और उनके मन को भी पढ़ो, तो जीवन साथी के मन को पढ़ने का प्रयास करो, उसके मन में क्या है, क्या चाहता है, क्या चलता है, तो वैसे ढलना और वैसा कुछ करने की कोशिश करना। ये 7th हाउस में अगर मून होता है तो काम बन जाता है ऐसा करने से। 7th हाउस में अगर चंद्रमा होता है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब मून होता है तो अपने स्पाउस की छोटी छोटी जरूरतों का, छोटे छोटे इमोशंस का, छोटी छोटी फीलिंग्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और 7th हाउस से बोल रहे हैं, उसको हर जगह ले लेना, उसको हर जगह से ले लेना। अब 9th में किसी का सन होगा तो किसको सम्मान देना है, पिताजी को दो, पिताजी को। भाई घर के मुखिया आप हैं, आप बताइए कैसे करना है, आप राजाधिराज हैं, तलवार अलवार पिताजी को दे दो, सुबह देखें तो उनको लगे घर के राजा हम ही हैं। रिस्पेक्ट दीजिए, जो प्लेनेट जहां पे बैठा उसको, छोटा भाई भी है 3rd हाउस में अगर बैठा है सूर्य, छोटे भाई को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। सन मतलब प्रायोरिटी, सूर्य मतलब प्रायोरिटी दो। किसको दो, जहां सूर्य बैठा है, और किसको दो, जहां का लॉर्ड सूर्य बना है, उसको प्रायोरिटी दो। अब 9th लॉर्ड अगर सूर्य बना है तो किसको प्रायोरिटी देना है, गुरु को देना है प्रायोरिटी, टीचर को देना है प्रायोरिटी, गुरु को प्रायोरिटी दीजिए। 9th लॉर्ड अगर सन है तो, 9th लॉर्ड अगर मंगल है तो क्या करना है, मंगल मतलब सेवा में रहिए, आज्ञा को फॉलो करना, ओबीडियंट। एक बात ध्यान रखना, जिस हाउस में मंगल होगा और जिस हाउस लॉर्ड का मंगल होगा, मंगल जिस हाउस का लॉर्ड होगा, उसकी बात कभी काटनी नहीं चाहिए और टालनी नहीं चाहिए। नोट करके लिख लेना, मंगल समस्या भी है, मंगल आप भी हैं, और मंगल 10th हाउस में उच्च का होता है, 10th साइन में जाके, तो आपको ओबीडियंट रहना है उस व्यक्ति का। जहां अब 7वें भाव में अगर मंगल बैठा, पत्नी कह रही है कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ भाई, भले कुएं के पास पहुंचो तो वो रोक दे आपको, नहीं नहीं रुक जाओ मैं ज्यादा बोल गई थी, तो वहीं से वो डाउन हो जाएगी अपने आप। और जहां तुमने कहा मैं कुएं में कूदू, कूदे तुम्हारे पिताजी, तलवार तो निकल आएगी म्यान से अब तो। गृह युद्ध चालू। मंगल जब 7th हाउस में होता है तो तर्क वितर्क करवाता है, कुतर्क करवाता है, संघर्ष की संभावना बढ़ती है। लेकिन हो सकता है आपको साहसी जीवन साथी मिले, कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो ये सपोर्ट के रूप में होगा। बुध जब यहाँ पे बैठता है तो बिहेव लाइक अ फ्रेंड, मित्र की तरह बिहेव करना चाहिए, मित्र मानना चाहिए, ना कि जीवन साथी मानना चाहिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, पता है क्या है, मेरी कुंडली का 7th लॉर्ड है, बुध बना है, ठीक है, और 7th हाउस को कोई खतरनाक ग्रह नहीं देख रहा। अब भगवान की बड़ी कृपा है, समझ में आ रही है बात। तो मरकरी जब 7th हाउस में बैठा होगा, अगर कोई प्लेनेट नहीं है तो लॉर्ड को ले लो, तो मरकरी जब 7th लॉर्ड होगा या 7th हाउस में बैठा होगा, तो इसका तात्पर्य क्या है, जीवन साथी को जीवन साथी मत मानो, मित्र मानो, दोस्त चाहिए आपको, ना कि जीवन साथी चाहिए, पार्टनर चाहिए। वाह सिद्धार्थ जी, तभी हमारी आपकी लग रहा बॉन्डिंग अच्छी है। कहने का क्या तात्पर्य है, पति और पत्नी को मित्र मानिए, पति मत मानिए, फ्रेंडशिप रखिए, कम्युनिकेट करते रहिए, हंसी मजाक करते रहिए, मार्स है तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट लीजिए भी, कोई बात बोली जा रही है उसका ध्यान भी रखिए। 7th हाउस में अगर मंगल हो तो ऑबिडेंट होना चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ, रेमेडी के लिए, उपाय के लिए। और जिनकी बढ़िया चल रही होगी चेक करना, 7th हाउस में अगर मंगल हो बढ़िया चल रहा है, ऑबिडेंट होगा वो व्यक्ति। और इसको मांगलिक में भी लिख लेना नोट करके, मंगल लगन में हो तो जो चाहे वो प्राप्त कर ले, तो इसका मतलब पॉजिटिव मार्स है। मंगल चौथे में होता है तो मांगलिक होता है ना व्यक्ति। ऑब्जर्व कैसे करोगे, अगर वो व्यक्ति घर की मानता है, घर की सुनता है, घर वाले उसकी ना सुन रहे हो वो, लेकिन घर की सब सुन रहा हो, मतलब मंगल ठीक है उसकी कुंडली में। 7th हाउस में मार्स हो तो जीवन साथी की नहीं सुनेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, डिस्प्यूट हो जाएगा, मंगल डिस्प्यूट करवाता है ना। फिर 12th हाउस में मंगल, 8th में मंगल, 8वें में मार्स, प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, कैसे सॉल्यूशंस पे काम कर रहा है, साहस कितना दे रहा है,
ऐसा तो नहीं है कोई प्रॉब्लम आ रही तो ससुराल वाले कोई गाली गलौज देना चालू कर दिया कि तुम्हें लोगों की वजह अपनी बिटिया संभालो। 8th हाउस में मंगल। रिस्पॉन्सिबल कितना है, ड्यूटीफुल कितना है। चीट कोड दे रहे हैं आपको, ये हैक है पराशरी का। और जब हम किसी की कुंडली देखते हैं ना मंगली, तो ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं। जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इससे अब अपने पास तो सारे तरीके के चार्ट आते हैं, सर मैं तो मर जाऊंगी इसके बिना अगर शादी नहीं हुई तो, है ना। अब आप बताइए, मेरे को तो इसी से करना है। मैं कहता हूँ बहन अब मैं क्या बताऊं तेरे को। सर मैं तो फांसी लगा लूंगी, मेरे तो जीवन ही नहीं है इसके बिना। एक लड़की है उसको मैं कम से कम, मुझे लग रहा है इससे शादी करेगी तो प्रॉब्लम होगा, तो 3 महीने से तो वो मुझे लग रहा है कम से कम 30 कंसल्टेंसी ले चुकी होगी। मेरा कितना बड़ा लॉस हो रहा है, बट मैं फिर भी उसको हैंडल कर रहा हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कभी ऐसा हो गया मेरी बात लग गई, इसने शादी करने से मना कर दिया, मेरा काम बन जाएगा। और मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसकी फीलिंग्स और इमोशंस बहुत हैं। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा तो वो मेरे से कट जाएगी, तो मेरा सारा रास्ता बंद हो जाएगा उसको थोड़ा पटरी पे ले आने का। तो मैं उसको केवल 3 महीने से उसके सारे फोन कॉल उठाने पड़ते हैं, उसके सारे मैसेज का रिप्लाई देना पड़ता है। केवल इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कभी कोई एक संभावना भगवान की कृपा से जग गई तो मेरा काम बन जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ उसकी शादी वहां हो, बिकॉज चार्ट में बहुत पोटेंशियल नहीं है। तो हमारे पास कोई आया तो एटलीस्ट हम इतना प्रयास करते हैं कि भाई कभी ऐसी कोई संभावना आ गई तो काम बन जाएगा। समझ रहे हैं आप एस्ट्रोलजर को कितना पेन लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है बस आप 4 बातें बोल के कुंडली बंद करके बैठ गए हो गया, फिर आप ज्योतिषी हैं, अरे नहीं, वो बड़ी दायित्व है आपके ऊपर। तो कहने का क्या मतलब है, जब 7th हाउस में मरकरी होगा तो क्या होगा, मरकरी होगा तो बौद्धिक स्तर बहुत तेज होता है। विटी रिलेशन बोलते हैं इसको। जैसे मरकरी जब 7 नंबर राशि में हो तो ऐसे जो आपके जीवन साथी हैं वो बहुत ही प्रवीण माने जाते हैं। उनसे बिजनेस टिप्स ली जा सकती हैं, बिजनेस काउंसलिंग की बातें करी जा सकती हैं। उनके जो नॉलेज है, उनकी जो उनका ज्ञान है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको समझने की कोशिश करो। और उनसे ओपिनियंस लो, उनसे राय लो, उनसे राय लीजिए, ओपिनियंस लीजिए, करेक्शंस लीजिए। कोई काम आप कर रहे हैं एक बार उनसे सलाह लीजिए, उनकी स्किल का यूज में लीजिए, उससे उनको भी अच्छा लगता है। आजकल देखो क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को टाइम नहीं देना चाहते, ना दे पा रहे। समझ रहे हैं। तो आप अपनी कुंडली का ग्रह देख के खुद को वैसा बनाइए ताकि आपके केस में वो प्रॉब्लम ना आए। या जो भी हमारे पास है उसको अगर वो सच में जेन्युइन एडवाइस लेना चाहता है तो यहाँ पे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भाग्य बदलने की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो अपना भाग्य बदल सकता है, नोट करके लिखना इस बात को। अगर कोई व्यक्ति भाग्य बदलने की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर कर सकता है, बट उसको बात माननी पड़ेगी तब भाग्य बदलेगा। एक तरफ उसकी एक्सपेक्टेशंस भी प्लेनेट के या डेस्टिनी के अगेंस्ट जाने की है, और एक तरफ वो एस्ट्रोलॉजर की, शास्त्र की। एस्ट्रोलॉजर भी शास्त्र की बात करते हैं ना, मतलब अपनी तरफ से थोड़ी उनको कोई बात रखनी है। एक तरफ उसको उसमें श्रद्धा भी नहीं है तो काम नहीं बनेगा। तो फिर एस्ट्रोलॉजर हाथ जोड़ लेता, भैया हमारी कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, ना हम कुछ कर सकते। ठीक है, लेकिन कभी जब ज्योतिषी किसी व्यक्ति को प्रवीण देखता है, रिस्पॉन्सिबल देखता है, आज्ञाकारी देखता है, तो वो फिर कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी बात कर लेता है। यार मानते हैं कि आपकी डेस्टिनी है, बट आपके ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। जो बदलने के लिए तैयार है वो अपना भाग्य भी बदल लेगा। जो अपना व्यवहार, अपनी मानसिकता, अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस बदलने के लिए तैयार है, और ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उसके ऊपर, बदलने के लिए तैयार है, वो भाग्य बदल लेगा निश्चित तौर पर। तो कैसे पता चलेगा, आप कैटेगराइज कैसे करेंगे कि आपके पास अगर 10 व्यक्ति आए तो 10 में से कौन व्यक्ति अपना भाग्य बना सकता है, कौन व्यक्ति अपने डेस्टिनी को ब्रेक कर सकता है या एटलीस्ट चैलेंज कर सकता है। जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है, बदलने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति कुछ भी कर लेगा। तभी तो ये कहावत है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। 7th हाउस में जब मरकरी होगा, कहीं पे भी मरकरी होगा किसी भी हाउस में, तो उस व्यक्ति की ओपिनियन लेनी चाहिए। ओपिनियन लेना है, एडवाइस नहीं लेना है, नोट कर लेना है इसको। एडवाइस और ओपिनियन में डिफरेंस है। एडवाइस मतलब, एडवाइस लेने का मतलब फिर आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, ओपिनियन लेने का मतलब भाई आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है, ठीक है नहीं है। एक बात और नोट करके रख लेना, जिसके लगन में मरकरी बैठा हो, जिसके जुपिटर के साथ मरकरी बैठा हो, एज पर बीएनएल एस्ट्रोलॉजी जुपिटर के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, वो व्यक्ति आपके बहुत मतलब का है, किसी के भी बहुत मतलब का है। उस व्यक्ति को कभी अपने लाइफ से दूर मत करिए, वो आपको जो ओपिनियंस देगा वो हमेशा वैल्यूएबल होगा, बेस्ट होगा। मरकरी के पास ये पोटेंशियल है, मरकरी के पास ये ताकत है। एडवाइस देने का जो डिपार्टमेंट है, आपको पता है मरकरी ने
अन्य जितने ग्रह हैं वो कहीं और जाके उच्च के होते हैं, नोट करके लिखो। अन्य जितने ग्रह हैं वो कहीं और जाके उच्च के होते हैं। शनि कहाँ उच्च का होता है? 7 नंबर में। चंद्रमा कहाँ उच्च का होता है? शुक्र के घर में। अपने शत्रु के घर में उच्च का हो रहा है चंद्रमा जाके। मंगल कहाँ उच्च का होता है? शनि के घर में उच्च का होता है। जितने प्लैनेट्स हैं वो कहाँ उच्च के होते हैं? दूसरे घरों में जाके उच्च के हो रहे हैं। मरकरी कहता मैं अपने घर में ही उच्च का होऊंगा, वो भी मूल त्रिकोण राशि में उच्च का होऊंगा, मेरे को और कहीं नहीं जाना है। मरकरी इतना साहस कर पाया। अंबानी की जब शादी हो रही थी तो इनविटेशन सबके पास गए थे, कुछ ही बहुत हिम्मत कर पाए कि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ, या कार्ड गया तो वो जा नहीं पाए या गए नहीं। सब गए बट वो नहीं गए। विराट कोहली नहीं गया, अनुष्का शर्मा नहीं गई, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं गए। तो बहुत कम ही लोग साहस कर पाए ना कि जो नहीं गए, बाकी तो सब पहुंच गए। तो मरकरी ने बहुत बड़ा साहस किया एस्ट्रोलॉजी में। तो 6 नंबर राशि में चला गया है, कह रहा मैं किसी के घर नहीं जाने वाला हूं, मैं यहीं पे उच्च चुका होऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसके पीछे रीजन जानते हो क्या है? कारण जानते हो क्या है? मरकरी जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, आपकी कुंडली में जिस हाउस में होगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कभी भी राय को इग्नोर नहीं करना है। एटलीस्ट एक बार विचार करो, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहा है बहुत कैलकुलेट करके बोल रहा है, बहुत सोच के बोल रहा है, बहुत समझ के बोल रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होके बन रहा है। और दूसरी बात, कुंडली ये बात बताती है कि आपको ओपिनियंस लेने कहाँ से हैं। अब हमारे पास 50 लोग हैं, 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, फूफा जी भी हैं, मौसी भी हैं, नाना भी हैं, नानी भी हैं, बड़े भाई भी हैं, पिताजी भी हैं, माँ भी हैं। अब ले किसकी? सब अलग अलग बता रहे हैं, किसके ओपिनियन को माने? तो जहां मरकरी बैठा हो उसके ओपिनियन को मानो बस। और एक बात बाद में बताएंगे और क्या क्या कनेक्ट हो सकते हैं। मरकरी अगर 7 नंबर राशि में, तो किसका ओपिनियन हमेशा मानना है? पत्नी का, पति का। एक बार लीजिए, मुझे ऐसा लगता है ओपिनियन लेने चाहिए। अब मोनी जी कह रहे हैं मन की करे, मतलब लग्न में है क्या मरकरी आपका? आचार्य मोनी जी, अब पता नहीं किस रीजन से आपने बोला, कोई बात नहीं। और लिख लीजिए इसी में, विटी रिलेशन है और बिजनेस डील्स में एक्सपर्ट होते हैं ये लोग जिनकी कुंडली में मरकरी 7th हाउस में होता है। गुरु जब यहाँ पे होता है तो व्यक्ति को धर्म परायण होना चाहिए। देखो जब 7th हाउस में गुरु होता है तो ये किसके लिए एडवाइस है? कौन लाल किताब कोई पढ़ा है इसमें आप में से? हैंड रेस करो, थोड़ी बहुत भी पढ़े हो, हैंड रेस करिए जरा देखें। अच्छा, अभिलाषा जी ने पढ़ा है। तो 7th हाउस में जब जुपिटर होता है तो ऐसा कहता है खुद पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, यही है ना अभिलाषा जी? लेकिन करे कौन फिर? कोई तो करे घर में। कौन करे? आपका स्पाउस करे। 7th हाउस में जुपिटर का मतलब पूजा पाठ कौन करे? स्पाउस करे। उनके नाम से करवाइए, उनको यजमान बनाइए। मैंने जो रियल लाइफ में चीजें ऑब्जर्व करी हैं, 7th हाउस में जुपिटर जिनका होता है वो लोग प्रोफेशनल बहुत होते हैं और उनको प्रोफेशनल चीजों में ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि जुपिटर की दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही? 3rd हाउस में, 11th हाउस में। सोशल वर्क्स करना है, ठीक है। 3rd हाउस पे दृष्टि जा रही है, मेहनत करना है, मेहनत रंग ले आती है। मुझे ऐसा लगता है बृहस्पति जब 7वें भाव में है तो भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। तो जब भगवान ही साथ में है तो बहुत पूजा पाठ क्यों करना है? लेकिन हाँ, जुपिटर अगर 7 नंबर राशि में है तो कैसे ट्रेट वाले लड़के या लड़की से शादी करनी है? जो थोड़ा धर्म परायण हो, मानने वाला हो, एटलीस्ट बहुत ना करे तो एटलीस्ट माने, उसकी डिसरिस्पेक्ट भी ना करे। कभी मौका लगे, जरूरत लगे तो कर भी ले, करा भी ले। तो ये गुण पति या पत्नी में देखे जा सकते। शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। और ये वीडियो उन सबके बहुत मतलब का है जो इस समय रिलेशनशिप में है या किसी से शादी करना चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो जो गुण देखो वैसे व्यक्ति से शादी करो, जो प्लेनेट आपका यहाँ बैठा है वो गुण देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर कर लीजिए। और एक बात बोली जाती है, 7th हाउस में जब जुपिटर होता है तो सहयोगी जीवन साथी चाहिए होता है, जो आपका हाथ बटाए हर चीज में। ना कि ये तुम्हारी ड्यूटी है ऐसा रोज बताता रहे, ये तुम्हारा काम है, खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, बर्तन धोने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये अगर बातें चल रही हैं बहुत ज्यादा तो प्रॉब्लम है फिर। तो कोई स्त्री है तो ऐसे पुरुष से शादी करनी है जो इन सब चीजों में उसको फर्क ना पड़े बहुत ज्यादा, ठीक है। और लड़का अगर किसी से शादी कर रहा है तो वो देखे कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हम जिस प्रोफेशन में हैं, वहां के लायक ये है कि नहीं, यहाँ वहां पे मेरी कोई हेल्प कर सकती है, तो फिर उसकी हेल्प लेनी चाहिए। उससे उन्नति होती है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ मिलता है। और लिखिए इसमें जरा और चीजें। और 7th हाउस में जब जुपिटर होता है तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ का इंडिकेशन है। शुक्र जब यहाँ पे होता है तो अट्रैक्शन का कारक माना जाता है, प्रेममय संबंध का सूचक है। व्यक्ति को आकर्षण और सौंदर्य में लेकिन संतुलन बना के रखना होता है। जब यहाँ पे वीनस होता है, थोड़ा दिखने में अच्छा होना चाहिए, हाइजीन को फॉलो करने वाला होना चाहिए। शनि जब यहाँ पे होता है तो लेट मैरिज का इंडिकेशन है ये। और शनि जब 7th हाउस में होता है तो कार्मिक बंधन का इंडिकेशन। जीवन में मैरिज में सीरियसनेस होनी चाहिए, गांभीर्य होना चाहिए।
अगर शनि 7th हाउस को देख रहा है, 7th लॉर्ड के साथ में है, 7th हाउस में बैठा है या 7th हाउस को देख रहा है, तो रिश्तों में गंभीरता रखिए, मैच्योरिटी रखिए, सेवा का भाव रखिए, एक दूसरे को समझिए, सेवा का भाव होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए। मार्स मतलब देखो, मंगल को मैंने बोला ओबीडिएंट होना चाहिए, करे ना करे नियत में करना नहीं है। मंगल अगर साथ में भाव में है तो आपको ओबीडिएंट ही होना है। मैं यहाँ पे ये नहीं मेंशन कर रहा हूँ कि आपको उसकी हर बात करनी है, हाँ बोल देना है, हाँ ठीक है जो हुकुम मेरे आका, जरूर जैसा आपने कहा वैसे ही होगा, निश्चित। अरे क्या करें यार, गलती हो गई, अब बताओ क्या करें, गला काट दो, लो चाकू, हो गया मैनेज, इतने से ही काम हो गया। गलती भी हो गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, खड़े हो गए वहां पे। शनि अगर यहाँ पे है तो कार्मिक बंधन है। शनि जब 7th हाउस में होता है तो मेल के लिए ऐसा बोला जाता है कि हमेशा सैटर्न ट्रेट वाले से ही शादी करनी चाहिए। लड़की में शनि का ट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो वो सांवली होनी चाहिए, बहुत सुंदर लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एज में आपसे बड़ी हो, या एटलीस्ट 2-3 साल का गैप हो, कि वो आपसे 3 साल छोटी हो या 3-4 साल बड़ी हो आपसे। ऑर्थोडॉक्स मैरिज का कॉम्बिनेशन वैसे राहु बनाता है, बट यहाँ पे सैटर्न के लिए है। ये सब चीजें हैं और बहुत सारे सूचक हैं शनि को लेके, रोगी हो सकता है, और भी तमाम चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट देख लेनी चाहिए मैरिज करते समय। वीनस है तो बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। जुपिटर है तो सपोर्टिव कैसा है, ब्रेन कैसा है, माइंड सेट कैसा है। जुपिटर के होने से माइंड सेट एक बार देखना चाहिए। व्यवहार कैसा है, बिहेव कैसा करता है किसी के साथ भी, बहुत वेल बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। आप में से अगर कोई हो आपकी नॉलेज में और किसी का 7th हाउस में मरकरी हो, शादी इसीलिए टूटेगी मिसबिहेव की वजह से। एग्री करते हैं नहीं करते हैं, लिखो नोट करके, मैसेज में लिखिए। मिसबिहेव होगा फैमिली की तरफ से, स्पाउस की तरफ से, तभी वहां तक बात जाएगी। सैटर्न मून के केस में क्या हुआ भाई, एसेंशियल चीजों का ध्यान रखो, छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखो, है डेफिनेटली। ट्रू सर, आ गया, विष्णु जी ने बोल दिया तो मतलब स्टैंप लग गया फिर। 7th हाउस में जब शनि है तो इसका मतलब मैच्योरिटी होनी चाहिए, बाउंड होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, सहयोग का और सेवा का भाव होना चाहिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है आप कमिटमेंट करें, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें, यहाँ जरूरी नहीं कि हाय हजूर करें, लेकिन आपको लगे कि भाई बीमार है, परेशान है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है। जॉब कर रहा है या कर रही है तो आपको समझना पड़ेगा उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा। उसके बाद जब शनि यहाँ पे होता है तो गंभीर रखना चाहिए। और दूसरा, कार्मिक बंधन को भी रिप्रेजेंट करता है शनि। जब किसी भी हाउस में होगा, उस हाउस को लेके प्रॉब्लम चल रही है, उस हाउस से रिलेटेड व्यक्ति स्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको आप डेस्टिनी मान लो, क्योंकि डेस्टिनी का संबंध सैटर्न से। फिर आपका प्रारब्ध और पूर्व जन्म का कुछ कर्म है जो कि सामने खड़ा हुआ है, अब वो हैंडल होने वाला नहीं है, वो जब तक कट नहीं जाएगा पूरा तब तक कुछ नहीं हो। तो लोगों की सेवा करो, सहयोग करो, सपोर्ट करो, जिन चीजों के लिए आप तरसे हैं वो चीजें दूसरों को कैसे मिले उस पर, प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करो थोड़ा सा, जॉब वॉब करो। और ऐसा बोला जाता है सैटर्न 7th हाउस में हो तो वर्किंग स्पाउस से शादी करना ज्यादा अच्छा रहता है। राहु जब यहाँ पे होता है तो अंतर जातीय विवाह, अनयूजुअल, अनऑर्थोडॉक्स, फॉरेन मैरिज, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना देता है। और केतु जब यहाँ पे होता है तो डिटैचमेंट देता है, मानसिक दूरी देता है। जिसकी कुंडली में होगा उस व्यक्ति का आध्यात्मिक जुड़ाव संभव है, तो ये चीज देता है, मतलब मानसिक दूरी हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पति पत्नी एक ही घर में है, अलग अलग कमरे में, वो अपने काम में एंगेज है, वो अपने काम में एंगेज है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। घंटे 2 घंटे के लिए जो काम वाम हो रहा है, चीजें हो रही है, वो अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं, वो अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं। ये केतु जब 7th में आएगा, मतलब एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ऐसा बोला जाता है। बहुत इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बहुत पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि अरे तुमने चाय नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ, केतु मतलब अपना हाथ जगन्नाथ, बहुत दिमाग नहीं चलाना है। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए केतु के केस में, ये ध्यान रखो। एकदम फ्रीलांसिंग करो, उसको कहीं जाने का मन है, ठीक है, जो आज्ञा, तुरंत। कोई और पसंद आ रहा है, आज्ञा, जाओ। पीछे मत पड़िए, क्योंकि फिर यहाँ पे केतु क्या है, देखो राहु और केतु को समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा। केतु फिर शक है, संदेह है। अगर 7th हाउस में केतु जैसा ग्रह है तो मैरिड लाइफ क्यों खराब होगी? शक बहुत होगा, संदेह बहुत होगा। तुम्हारा ऑफिस तो 8 बजे छूट जाता है, तुम 11 बजे क्यों आए, आधे घंटे में आ सकते हो। रीजन पता करिए, कोई फ्रेंड मिल गई, कुछ खाने का मन कर गया, कहीं घूमने का मन कर गया,
टैक्सी हो सकता है ना मिली हो, गाड़ी खराब हो गई हो सकता है 8 बजे रोज निकलते हो, आज 10 बज गया हो। रीजन पता करिए, बिना पता लगे रीजन पता लग करिए। सामने वाले से मत पूछिए, सामने वाले को तो केवल सुनिए, उसको ऐसा लगे कि मतलब ये जितना हम कहते हैं उतना सुन लेता, बट आपको अगर कुछ मन में आ रहा है तो चेक करने के लिए, समझ गया मेरी बात, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। लेकिन केतु मतलब टॉप सीक्रेट रखना चाहिए, उसको भी नहीं पता चलना चाहिए, जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं उसको भी नहीं पता चलना चाहिए। लोग बता देते हैं मैं कल पता करूंगा, मैं कल ऑफिस आऊंगा, मैं लाओ तुम्हारे बॉस को फोन करूं, मैं लाओ तुम्हारी सहेली को फोन करूं, हो गया, खत्म, सेवा समाप्त। ठीक है, तो फिर वो यही कहेगी ड्रम में मिलोगे बेटा तुम कटे पटे मिलोगे, नोट के बंडल की तरह। समझ में आ रही बात, दिमाग में जा रही है मैं बोलना क्या चाहता। राहु में पीछे पड़े रहना है, ध्यान रखना, दोनों में प्रायोरिटी देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है, पड़े रहना है पीछे। केतु में बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ना है, डिस्टेंस देना है, फ्रीडम देना है, थोड़ा डिटैच रहना है। कुछ बातें लिख लीजिए। 7th हाउस में कोई पाप ग्रह हो, किसी भी प्रकार का शुभ ग्रह ना देख रहा हो, कोई दृष्टि ना हो, कोई बैठा ना हो, 7th हाउस में पापी ग्रह हो, तो विवाह के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, इसको दरिद्र योग बोला गया है। आफ्टर मैरिज कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावना है। जब 7th लॉर्ड 6, 8, 12 में होता है, 6 में हो, 8 में हो, 12 में हो, तो इसको थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोला गया, थोड़ा कष्टकर कॉम्बिनेशन बोला, मतलब सेक्रीफाइसेस करने चाहिए। ठीक है, तो रेमेडी के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो 7th लॉर्ड अगर 6 हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति को सेक्रीफाइस कहाँ करना है कि वो आपका स्पाउस आपकी बहुत सेवा ना करे, आपको उसको नौकर नहीं समझना, भले उसके सारे दायित्व हैं बट आप उसको दायित्व मुक्त रखो अपनी तरफ से। तो हम ऐसा कहते हैं वर्किंग से शादी करो, प्रोफेशनल से शादी करो। 7th लॉर्ड 8th में हो तो बहुत इन्वेस्टिगेट करके मैरिज करो, सोच विचार के शादी करो। और 7th लॉर्ड अगर 12th में हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो आपकी फैमिली और उसकी फैमिली में, या वो कहीं और उसका जन्म हो, कहीं और आई हो, तो विदेश में विवाह करने का योग बनता है। एक बात और ध्यान रखना नोट करके, ये बात 8वें के लिए भी है और 12वें के लिए भी है और छठे के लिए भी है, इसको नोट करके लिखना। जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो आपके घर में ढल जाए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है लड़के के लिए, और लड़की के लिए उसको ढलना पड़ेगा, ये लिख लो। और बताएं, जब कुंडली टाइम से दिखाओगे ना तो ऐसा साइकोलॉजी बनाई जा सकती है, ऐसा ब्रेन बनाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात मेरी, कि भैया अपने घर के हिसाब से आपके जो घर का वातावरण है, कोई लड़का है मान लो 6, 8, 12 में पड़ी है कुंडली, मतलब 7th लॉर्ड 6 में पड़ा है, 8 में पड़ा है, 12 में पड़ा है, ऐसे किसी से शादी करो। हो सकता है वो दूर का, हो सकता है वो वर्किंग हो सकता है वो आपके जाति धर्म कुल खानदान का ना हो, बट वो जब आपके यहाँ आए शादी करके, या आप जब किसी के यहाँ जाएं, तो ये माइंड मेकअप करके जाएं कि मुझे उस फैमिली के अकॉर्डिंग ढलना है। ये एक क्लॉज लगा है, ये ध्यान रखना, नहीं तो शादी शीशा लेदर है, प्रॉब्लम है। 7th लॉर्ड 6, 8, 12 को खराब बोला गया है, बोला गया है कि नहीं बोला गया है? किन के लिए खराब नहीं है? जो ढलने के लिए तैयार है, एडजस्ट करने के लिए तैयार है। 12वें भाव में क्या होना चाहिए? 7th लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो समर्पित होना चाहिए जीवन साथी, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, समर्पित चाहिए 12वां भाव। आया वो जरूर दूसरे कल्चर से है, दूसरे धर्म से है, दूसरी जगह से है, हो सकता है वो यूएस में रह रहा था या रह रही थी, लेकिन अगर उसको इंडिया आना पड़ रहा है, वो भी इंडिया में आपके विलेज में जाना पड़ रहा है, तो वो फिर उस मेंटालिटी का भी नहीं है कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो गांव में नहीं जाएंगे रहने के लिए, ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये सब चीजें चेक कर लो, आप क्या हैं और शादी किससे करने जा रहे हैं वो क्या है। समझ में आ रही है बात? हाँ, आपका भी गांव जाने का मन नहीं करता है तो ठीक है, देखो आज मैं सोल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले ही आपको सदाशिव स्रोत सुना दिए दक्षिणा दी नहीं है आप लोगों ने, ठीक है आपकी श्रद्धा ही दक्षिणा है, आपने बड़े भाव से सुना है, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सॉल्यूशंस पे बात कर रहा हूँ, ये रिलेशनशिप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 7th लॉर्ड 6 हाउस में, 8th हाउस में, पता नहीं कितनी बातें आ रही हैं सामने, मार्केट में आ रही हैं, मुकेश जी ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, हम जो बात बता रहे हैं वो फैक्ट है, ऐसे ऑब्जर्व करिए। सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है, वो एडजस्ट कर ले। अब कैसे एडजस्ट करना है? आप क्या, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, घर में कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो वो फिर टैलेंटेड भी है, जॉब करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एजुकेटेड भी है, समझदार भी है,
और अगर 12th हाउस में है तो वो हो सकता है बहुत बड़े कुल से, बहुत अच्छे घर से, बहुत अच्छे वातावरण से आया हो या आई हो, ठीक है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके घर का एक कमरा भी उसके लिए बहुत है, एडजस्ट करने वाला बोलते हैं। 7th लॉर्ड जब 6 में जाए तो कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, आपका साथ ना छोड़े। कभी रोग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसीज हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, उस टाइम पे वो आपका सपोर्ट करे। ठीक है, समझ आ रही बात? तो इसको चेक कर लो। 8th हाउस है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। अब मैंने देखा है मेरी लाइफ में, 7th लॉर्ड 8th हाउस में था, पत्नी की या पति की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ठीक है, एक बार एक्सीडेंट हुआ और 2 महीने पत्नी को सेवा करते हुए किसी ने देख लिया, क्योंकि 7th लॉर्ड 8th में था, तब तक तो बड़ी लड़ाई चल रही थी, बड़ा ईगो क्लैशेस चल रहे थे, बड़ी समस्या चल रही थी। उसके बाद पति के मन में कितनी बड़ी रिस्पेक्ट अपनी पत्नी को लेके हो गया। वो अब उनको मतलब अगर तलवार लेके जाओ कह दो अलग कर देंगे तो नहीं हो सकते अलग। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट होंगी, ऐसी कुछ चीजें होंगी। तो जब जीवन साथी चुना जाता है ना, तो परीक्षा ली जाती है, यही काम करने का है, समझ गए, यही आपके मतलब की चीज है, परीक्षा जरूर लीजिए। और आजकल कैसे हो रहा है, डर में शादी हो रही है, मतलब हम तो मिलते रहते हैं लोगों से, लोग क्या क्या बताते रहते हैं, उसमें से कुछ भगवान की कृपा वाले 20 30 40% आ जाते हैं, मेरी बात मान भी लेते हैं, बाकी तो सब अपने मन से चल रहे हैं जितने हैं। नहीं तो पहले जो शादियां होती थी और अब शादियां होती हैं, तो पहले को इन्वेस्टिगेशंस को, अभी के इन्वेस्टिगेशन को आप देखेंगे तो पहले इसीलिए बहुत सक्सेसफुल थी, आज इसलिए बहुत सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअल चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम मेटरिस्टिक चीजों पे बात करते हैं। नौकरी कितनी है, पैकेज कितना है, करता क्या है, या लड़की क्या करती है, वो क्या कमाती है, किस घर से है, बैकग्राउंड क्या है, इन पे बात होगी तो रिश्ते चलेंगे क्या? वो कितने दिन के हैं, दहेज कितना मिल रहा है, शादी में कितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब शादी में खर्चा करने से रिश्ते चलने लगे हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं, भावना समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाहता हूँ? होना क्या चाहिए जो बताया जा रहा है अभी, अब हो क्या रहा है, अब क्या होगा उसका परिणाम भी तो आएगा सामने। ठीक है, 7th लॉर्ड अगर 6 8 12 में होता है तो एडजस्ट करने वाला जीवन साथी चाहिए, ये नोट करके लिख लेना, क्योंकि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके बाद एक राजयोग बोला गया है, अगर 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड कुंडली के किसी भी हाउस में एक साथ बैठे हैं, या 7th लॉर्ड के साथ 10th लॉर्ड आके 7th हाउस में ही बैठ गया है, 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, वहां पे 7th लॉर्ड जा गया, या कुंडली के किसी भी हाउस में कहीं पे भी 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड अगर इकट्ठे हो गए हैं, एक साथ बैठ गए हैं, तो इसको बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बोला गया, बिजनेस सक्सेस का योग है। और जो आपका जीवन साथी होता है, उसकी शादी के बाद बहुत मैसिव ग्रोथ मिलती है व्यक्ति को। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी अगर किसी ने पढ़ा हो तो 7th पद है इन नवमांशा। तो जीवन साथी के ट्रेड्स देखने चाहिए, चरित्र देखना चाहिए, ट्रेड्स के रूप में चरित्र जरूर देखना चाहिए। और क्या क्या हो सकता है, रेमेडीज कुछ लिख लो, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं, और सारी प्रकार की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए रेमेडीज। अगर विवाह में विलंब हो रहा है और कोई व्यक्ति बिना कुंडली देखे, बिना कुंडली को ऑब्जर्व किए रेमेडी देना चाहता है, तो अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो 2 काम करने चाहिए, राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मेल है तो शुक्र का बीज मंत्र, फीमेल है तो गुरु का बीज मंत्र, इसका जप करना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे रिश्ते मेरे पास आते हैं, आप सबके पास भी आते होंगे, आप सबके भी मन में प्रश्न आता होगा कि एक पक्ष शादी को तुड़वाना चाहता है, डिवोर्स चाहता है, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं चाहता है कि शादी टूटे। होता है ऐसा, कई बार देखने को मिला है, सब उतने मजबूत नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए, अगर शादी टूटने की नौबत आ रही है या कलह की सिचुएशन बनी हुई है, कलह समझ रहे हैं ना, डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी तरीके का, एक दूसरे का सपोर्ट ना होके एंगर में बातें चली गई हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, मेल हो तो भी फीमेल हो तो भी, दोनों को। सबसे पहला काम कराओ, किसी से नहीं कर सकते हो तो पंडित जी पकड़िए बड़ी श्रद्धा से, और जैसे हमने अभी बताया, करके भी बताया, कोई वैसा करने वाला हो, दिल से करने वाला हो, तो उससे करवाओ। आपको एक बात बताएं, पूजा पाठ 100% फलीभूत होती है, 100%। कराने वाला और करने वाला बस मन से कर रहा हो, कराने वाले के मन में ये ना हो कि सस्ता कहाँ से मिल जाएगा, और जो कर रहा हो उसके मन में ये ना हो कि दक्षिणा कितनी मिल जाएगी। तो जब ये दोनों सामंजस्य एक साथ बैठते हैं तो निश्चित तौर पर पूजा सफल होती है। करने वाले के मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमें इतना पैसा मिला है तो हम इतना ही करेंगे, वो डूब जाए। और कराने वाला सस्ता ना ढूंढ रहा हो। और हमारे पास तो ऐसे लोग आए हैं कि 1100 में कोई शादी करा दे, पंडित दे दो, और शादी का खर्चा कितना हुआ है, 70 लाख रुपए तो केवल वेन्यू में चले गए, 1 करोड़ रुपए।
उसके बाद लॉयर कितना पैसे वाला हायर किया जा रहा है, जब शादी नहीं चली तो लॉयर कितना पैसे वाला है, कम से कम 20-25 लाख तो लॉयर को दिए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा एलिमनी ना दी जाए। और वही थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर अगर पंडित जी पे कर लिया जाता तो शायद वो कुछ ऐसा कर देते कि देवी देवता थोड़े बाउंड हो जाते, काम बन जाता आपका। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं बोलना क्या चाहता हूँ? ये भावना हो ना करने वाले का ना कराने वाले का, निश्चित तौर पर पूजा सफल होती है, गारंटीड, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए इसी में। तो क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ, पॉइंट नंबर 1। और हर समस्या का समाधान हम क्या बताते हैं, हनुमान चालीसा। रेमेडी में है ये, मतलब मेरा और भाव है, ऐसा हम नहीं बता रहे, उपाय है ये। किसी भी प्रकार के संकट में हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है। और रेमेडी में है, तलाक की नौबत चल रही है, कलह चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट का संबंध मंगल से आएगा, कलह का संबंध मंगल से आएगा, उसको रिजॉल्व कौन करेगा, मंगल करेगा, हनुमान जी करेंगे। हनुमान चालीसा आधार बना लीजिए। और कितना करें, लाल किताब कहती है 43 डेज करें, मैं कहता हूं 100 बार करें, 100 बार। नोट करके एक बात और बताएंगे आपके मतलब की, कोई भी चीज आपको लगे वो आपके लिए फलीभूत हो जाए, उसको 100 बार करो। तो मंदिर कितनी बार जाएं, अगर जैसे मान लो कोई देवी देवता के मंदिर जाना है तो कितनी बार जाएं, 100 बार। तीर्थ में कितनी बार जाएं, अगर तीर्थ का लाभ लेना है, कम से कम 100 बार। तो हनुमान चालीसा कितनी पढ़ें, कम से कम 100 बार। दिन कितने हो, कम से कम 100 दिन। तो कोई भी चीज जब 100 बार कर ली जाती है, और हम इसको एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं, ज्योतिष में जानते हो हम क्या बोलते हैं, किसी भी टॉपिक की 100 बार प्रैक्टिस कर लो वो सिद्ध हो जाएगा। मतलब आपको मैरिज काउंसलर बनना है, कि आप किसी की कुंडली देखें और अच्छा प्रेडिक्ट कर दें, 100 चार्ट उठा के रख लो, जिनकी शादी सक्सेसफुल हुई है, अनसक्सेसफुल हुई है, टूटी है, 100 चार्ट रख लो और उस पर काम कर लो। जो रूल्स बताए गए हैं, थंब रूल्स, उनको अप्लाई करके देख लो। 100 बार कर लो, 100 चार्ट पे ढंग से बैठ के काम कर लो, 100 घंटे लगेंगे। दिन में अगर 4 चार्ट भी ले लिया, 4 चार्ट में आपने आधे आधे घंटे भी दे दिए, तो दिन में 4 चार्ट लिए तो 2 घंटे लगे आपको 4 चार्ट देखने में। 1 महीने में कवर हो जाएगा एक टॉपिक। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी एक टॉपिक को 100 बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो 100 ज्योतिषी बदलने पड़ेंगे, तब वो सिद्ध होगा। 100 एस्ट्रोलजर्स के पास चले जाओगे, 100 बार वीडियो देख लोगे एक ही टॉपिक का, तो वो चीज सिद्ध होगी। तो सिद्धि का एक मूल मंत्र है, किसी भी तरीके की जो सिद्धि है, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार की जो सिद्धि है, आपको कहीं से कोई रिजल्ट चाहिए, कम से कम 100 बार। मंत्र भी 108 बार कम से कम पढ़ा जाता है। तो आप मंत्र जब करते हैं तो अगर वो 108 बार नहीं पढ़ा जा रहा है, तो वो भी रिजल्ट देने के कभी कैपेबल नहीं हो। कोई 4-5 बार ऐसे गिन के बैठ जाते हो, नहीं होगा कभी। तो हनुमान चालीसा रिजल्ट देना कब से चालू करती है, जब 100 बार पढ़ लेते हो। कोई मंदिर जा रहे हो तो रिजल्ट आने कब से चालू होंगे, जब 100 बार कम से कम दर्शन कर लोगे। ये फैक्ट है, हैक है ये। और तुम 4 दिन अगरबत्ती दिखाते हो, भगवान तो सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, गलत है फिर, नहीं होगा काम। 100 बार कर लीजिए, बन जाएगा काम, गारंटीड बन जाएगा। तो दुर्गा सप्तशती कितनी बार पढ़ाएं या पढ़ें, 100 बार कम से कम, इतना कम से कम साहस करो। और 9 दिन 9 दुर्गे में करवाई, तो ऐसी 10 9 दुर्गों में करवा ली, तो 90 बार हो गया। या कभी मन लग गया तो शतचंडी बोलते हैं उसको, 108 पाठ एक साथ करवा लिया दुर्गा सप्तशती के। फिर सहस्त्र चंडी भी होती है, 1008 पाठ दुर्गा सप्तशती के कराए जाते हैं। फिर रुद्र चंडी होती है, कि उसमें भगवान शिव का अभिषेक और दुर्गा सप्तशती के 1008 पाठ एक साथ चलते हैं। समझ रहे हैं, एक होता है शतचंडी 108 पाठ, फिर एक होता है सहस्त्र चंडी 1008 पाठ, फिर होता है रुद्र चंडी, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती का पाठ एक साथ होता है उसमें। तो अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, मैरिड लाइफ को लेके कलह है, डिवोर्स तक की नौबत आ रही है, और वो चाहता है या चाहती है कि वो थोड़ा सा चीजें बने, मतलब सही हो, दुर्गा सप्तशती हनुमान चालीसा। मानसिक दूरी अगर हो गई है, मानसिक दूरी मतलब समझ रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं बट एक दूसरे से को देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, और हाँ डिवोर्स भी नहीं देना चाहते, इसको बोलते हैं मानसिक दूरी, मन से एक दूसरे के साथ नहीं। तो उसमें भी दुर्गा जी की उपासना काम करती है, या शुक्रवार का व्रत, मेल हो तो शुक्रवार का व्रत, फीमेल हो तो गुरु का व्रत। एक चौथा प्रकार है जिसको कार्मिक ब्लॉकेज बोला जाता है, जिसमें आपके सारे प्रयास करने के बाद भी, जितनी चीजें मैंने आपको बताई, उसके बाद भी शादी टिक नहीं रही है, उस लेवल का पीस नहीं है, जो आप अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करते हो वो आपको मिल नहीं रहा है। हर प्रकार की जो भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस या जो भी चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 2 उपाय हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सप्तमी तिथि। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, सप्तमी तिथि।
उस दिन शिव और पार्वती का पूजन करना एक साथ। कोई ऐसी मूर्ति ले आनी जिसमें भगवान शिव और पार्वती एक साथ बैठे हों, उनकी पूजा करनी है, एक साथ पूजा करनी है। और महामृत्युंजय का जप करना है, क्योंकि महामृत्युंजय जो जप है वो पाप का नाश करता है, पाप का क्षय करता है। तो ये करना कोई चालू कर दे तो काम बन जाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी लोग पहन लेते हैं, वो भी काम करता है। सप्तमी पकड़ सकते हैं, कोई भी हो चले। लव मैरिज के क्या योगास हैं, लिख लीजिए। राहु मंगल योग कारक हो, शुक्र के साथ हो, लव मैरिज का योग बन जाता है। लव मैरिज को क्या मतलब, क्या आप कह सकते हैं? लव मैरिज मतलब लड़का या लड़की एक दूसरे से कंप्लीट सेटिस्फाई होना चाहते हैं, लुक के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर, मैनरिज्म के आधार पर, चरित्र के आधार पर। मेरी बात समझ आ रही है ना? जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं कि कॉम्पैक्टिबिलिटी जिसको बोल सकते हैं। हम कैसे हैं, सामने वाला कैसे है, हम कैसा लाइफ जीना चाहते हैं, वो कैसे जीना चाहता है, हमारा क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, इसको लव मैरिज बोलते हैं आज की कॉन्टेक्स्ट में, है ना? तो जब कोई व्यक्ति अपने मन से विवाह करना चाहता है तो सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हो, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा हो, एक्सचेंज हो, इन दोनों की युति हो, तो उसको भी लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। मंगल या राहु शुक्र के साथ हो, इसको भी लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। सेवंथ हाउस में ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ बैठ जाएं तो कंफर्म लव मैरिज है। ओपन रिलेशनशिप का क्या कॉम्बिनेशन है, ये तो बहुत जरूरी कॉम्बिनेशन है आज की डेट में। ओपन रिलेशनशिप तो सातवें भाव में मरकरी और राहु एक साथ हो और एयरी साइन भी हो। एयरी साइन कौन सा हो सकता है? वायु तत्व का साइन कौन कौन सा है? जेमिनाई और लिब्रा। तो ये दो ग्रह एक साथ बैठे हो तो ये ओपन रिलेशनशिप का है कॉम्बिनेशन। शादी ना भी करे तो भी चल जाएगा, या किसी से रिलेशनशिप में होते हैं फिर शादी कर लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। एरी साइन में हो, मरकरी साथ में हो, शुक्र के साथ में, ठीक है, तो ये ओपन रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और क्या हो सकता है? सोशल मीडिया से किसकी शादी हो सकती है? सेवंथ लॉर्ड का कनेक्शन थर्ड हाउस या 11th हाउस से होता है, एनी हाउ किसी भी तरीके से, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शादी होने के चांसेस बनते हैं। पॉलिटिकल या पोजिशनल मैरिजेस कैसे होती हैं? तो उसके लिए सूर्य शनि और 11th लॉर्ड का एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन जब बिल्ड करते हैं सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड के साथ, सूर्य शनि और 11th लॉर्ड कहीं एक जगह जब मिलता है, इसको पॉलिटिकल मैरिज बोलते हैं। कि उसको ये भी कहा जा सकता है, कोई आईएएस है तो हमें आईएएस से ही शादी करनी है, डॉक्टर है तो हमें डॉक्टर से ही करनी है, मिनिस्टर है तो मिनिस्टर से करनी है, तो इसको पॉलिटिकल मैरिज बोलते हैं। कोई पोजिशनल व्यक्ति जब दूसरे पोजिशनल व्यक्ति के साथ शादी करना चाहता है तो उसको पॉलिटिकल रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो ये कब संभव है? जब शनि 11th लॉर्ड और साथ ही सूर्य एक साथ सेवंथ हाउस से किसी भी तरीके का संबंध बनाए, तो ये संभव है। नेहा जी क्या कह रही हैं आप, बताइए। जय श्री राम सर। जय श्री राम, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भी आपने जुपिटर इन सेवेंथ हाउस हमें बताया विस्तार से, सर हम्म। अगर वीनस जुपिटर सर एट्थ हाउस में हो बट केपी चार से जुपिटर सेवेंथ में शिफ्ट हो जाए, क्या तब भी ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे? देखो, अगर हम पराशरी पे जाएं तो पराशरी में चलित कुंडली का कॉन्सेप्ट है, ना जी। कि भाव चलित कुंडली का। और जब आप केपी से कोई चीज देख रहे हो, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। राइट सर। पराशरी से देख रहे हैं तो पराशरी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है। और तो पराशरी ज्योतिष में केवल D1 चार्ट से सब कुछ कैटेगराइज नहीं होता है, उसके लिए एक एडिशनल चार्ट भी है जिसको हम D9 चार्ट बोलते यस हैं, सर। वहां से भी हाँ जी। चीजें देखी जाती है, ठीक है। राइट सर। तो तो इस इट बात मीन का, सर फिर मैं इसको जुपिटर इन एट्थ हाउस ही मान के चलूं, सेवेंथ ना मानूं? हाँ आप देख लीजिए, अगर उसमें जो आपकी कुंडली है उसमें चलित कुंडली बोलते हैं उसको, पराशरी में जी चलित सर कुंडली एट्थ का भी में ही जा कॉम्बिनेशन। रहा है सर। वीनस जुपिटर बोथ आर इन एट्थ हाउस। हाँ तो उसको एट्थ में ही लीजिए फिर। ठीक है सर। ठीक है। तो ठीक है सर, इस चीज को लेकर मैं काफी कंफ्यूज थी कि अगर ऐसा है तो सर बाय प्रोफेशन, सर हम तो ओकल्ट में हैं, तो सर बिना पूजा पाठ के बिना साधना के तो सर इस प्रोफेशन में सर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, सर रिलीजियस होना तो जरूरी है। रिलीजियस होना बहुत जरूरी है, सबके लिए दिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है। जी सर। रिलीजियस होने का मतलब, मैंने अभी आपको एक बात बताई, रिलीजियस होने का मतलब ये है कि थोड़ा बांटना आ जाए हम लोगों को, बस उतना ही। जी सर। ठीक है। हाँ जी। थोड़ा एक्स्ट्रा करना आ जाए, थोड़ा बांटना आ जाए। सेवा भाव। हाँ वही, सब कुछ आ जाता है उसमें। थैंक जी यू। सर। थैंक यू सर। अंजू जी बताइए क्या कह रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने जो केतु का बताया ना कि इसमें ये स्पाउस के लिए होगा कि वो शक्की होगा, या जिसके सप्तम भाव में केतु है वो शक्की स्वभाव जिसके का चार्ट होगा? में होगा वो अपने स्पाउस के लिए वैसा कर सकता है। कि वो अपने स्पाउस पे शक कर सकता है। हाँ वो अपने स्पाउस पे शक कर सकता है, ये है, और करना नहीं चाहिए।
तो केतु का एक गुण जानते हो क्या है? फ्रीडम दे देना, कंप्लीट फ्रीडम। दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, मैंने बताया था केतु के बारे में, केतु के पास बुद्धि नहीं है, ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है ना? तो आप बहुत ज्यादा वो लेट आ रहा कुछ आ रहा, आप इग्नोर कर रहे हो, मतलब आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। कभी फंसेगा तो आपको खुद ही बताएगा। एकदम आपने ढील दे रखा है, जिसको बोलते हैं कि फ्रीडम दे रखा है, कंप्लीट फ्रीडम। लेकिन राहु के केस में बात उल्टी हो जाती है। राहु के केस में मतलब अगर मेरा क्लब जाने का मन है तो मेरा पति तैयार होना चाहिए क्लब जाने के लिए। मेरे को मंदिर जाने का मन है तो पत्नी चाहेगी कि वो मेरे साथ मंदिर चले। जैसे मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बीएनएन में देखते हैं हम लोग। तो मार्स राहु के कॉम्बिनेशन मतलब किस ट्रेट वाले लड़के से शादी करनी चाहिए? जो आपकी हैबिट है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे आपके ट्रेट्स हैं, वैसे से शादी करो। आपका अगर क्लब में जाने का मन करता है, आपको ड्रिंक करने का मन कर रहा है, तो उसी से शादी करो, तभी तुम्हारी सही चलेगी, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और घर वाले भी यही सोचे। समझ में आ रही बात? क्योंकि मार्स राहु का मतलब क्या है? हर काम मुझे तुम्हारे साथ करना है। लेकिन केतु वाले के साथ प्रॉब्लम दूसरी है, मेरे को भी फ्रीडम दो, तुम भी थोड़ा फ्रीडम में रहो। ये केतु वाले के साथ है। अब सामने वाले को आपने फ्रीडम दे रखी है, बट पीछे पीछे तुम मरे भी जा रहे हो, घुटन भी है तुमको। ये लेट क्यों आ रहा है, ये बड़ा सच के जा रहा है, आज परफ्यूम बहुत अच्छा लगाया, मेकअप बहुत अच्छा किया है। तो फिर ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि मतलब साध्वी से शादी करो, बाल बड़े हो, दाढ़ी बड़ी हो, कपड़ा पहनने का शौर ना हो। लड़की के चार्ट में तो बोलते हैं ऐसे लड़के से शादी करो तो तुम्हारा शक ही नहीं होगा। तो मैं खुद ही पता है इतने गंदा ये दिख रहा है मुझे ही। बाल तो कभी कटाता नहीं है, हमें ये आदि मानव जैसा दिख रहा है, इसको कौन पसंद करेगा? हो गया मैरिज, सही चलेगी। ऐसा कहते हैं मतलब। देखो, या तो वो ट्रेड आ जाए, दाढ़ी बाल बहुत बड़े हो, संतों वाले जो ट्रेड होते हैं, ठीक है, या तो वो ट्रेड हो कि भाई कोई कुछ भी करे तो इससे मतलब नहीं है। और अगर जहां वो थोड़ा चमक धमक उसने दिखाई कि पता आज कोट ही दूसरा निकला है, परफ्यूम बहुत अच्छा लगाया गया था, तुम्हारी मौत आ गई है, तो फिर क्या सब प्रॉब्लम है। केतु अगर जहाँ इन्वॉल्व हो गया तो वहां भी दिक्कत आ जाएगी फिर। आ जाएगी, यस। केतु का जो ट्रेड है उसको फॉलो करना है ओवरऑल। ठीक है और सर। एक दूसरे को फ्रीडम दे देना है। मेन जो बात है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है। मैं तो देखो, मैं ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ बहुत ऑब्जर्व करके हम आपको बता रहे हैं, और चार्ट्स पे काम करके बता रहे हैं, लोगों को देख के बता रहे हैं, है ना? इतनी तो कुंडलियां देख ली हैं हमने, जितने लोगों को शायद पढ़ाया भी नहीं है ना? तो ओवरऑल जो बात है वो सब एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है? तो कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि जब कोई भी प्लेनेट जो आपके 7th हाउस में आ रहा है ना, तो उसको आपने ट्रिगर करना, उसको आपने समझने की कोशिश करनी है। ठीक है? अब केतु है तो केतु के हिसाब से एडजस्ट करो, राहु है तो राहु के हिसाब से एडजस्ट करो, जुपिटर है तो जुपिटर के हिसाब से एडजस्ट करो, शनि है तो शनि के हिसाब से एडजस्ट करो, वीनस है तो वीनस के हिसाब से एडजस्ट करो, वीनस है तो वीनस की तरह भी एडजस्ट करो, मून है तो मून की तरह करो, सूर्य है तो सूर्य की तरह करो, मंगल है तो मंगल की तरह करो। नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है, रेमेडी क्या है? हम कर सके इसलिए कोई उपाय बताओ। अगर क्लाइंट ये शब्द का प्रयोग कर रहा है कि सर जो आपने कहा वैसा ढलने के लिए तैयार हैं बट हमसे हो नहीं रहा है, तो उसकी लाइफ को हम बचा सकते हैं। स्नेहा जी, समझ आ रही है मेरी बात? मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरे को कुछ रेमेडी बताओ। अब तुमने बता दी 100 उपाय उसको, चरितार्थ वो एक चीज करने के लिए नहीं बैठा है, तो उपाय फिर काम नहीं करेंगे। समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। ओप्पो थैंक यू। 2020 बताइए क्या कह रहे हैं। हेलो नमस्ते सर। जी बताइए। बोल रही हूँ सर, मेरा फोन हैक हो गया है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने ये क्या आप वही बताया। वाले हो ना, आदरणीय सर जी? हाँ हाँ यस यस। बताइए, बताइए, बताइए। सर मैं आज ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, पूर्व जन्म की कर्म तो वो तो फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा उपाय बताओ कि इस जन्म में कुछ हो पाए। तो हाँ, आपने आज बहुत ही अच्छा बताया मेरे को। चलिए। हो सकता है आप ही के लिए तामझाम हो गया हो, ठीक है? लोगों का लॉस हुआ है लेकिन इससे क्लास छोटी हो गई। चलिए, ठीक है, आदरणीय। मैं हाँ ये बताइए। पूछ रही थी सर कि आपने क्या बताया था, पंचमेश और सप्तमेश ऐसा कुछ बताया था क्या। लव मैरिज का योग बताया था उसमें। और मान लो उसमें 9वें भाव का और 12वें का, दूसरे का, 7वें का और 11वें का और चौथे का, इतने सारे एक साथ में बैठे हुए हों, कम से कम आठ बहुत सात अच्छा है, भाव की उसमें। बहुत अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आदरणीय। तो शायरी पे आते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? तो शायरी क्या है? चमकती चाहतों की दुनिया से होकर मैं आया हूं, जहां सब बिकने को बैठे थे वहां से मुंह मोड़ लाया हूं। चमकती चाहतों की दुनिया से होकर मैं आया हूं, जहां सब बिकने को बैठे थे वहां से मुंह मोड़ लाया हूं।
जिन शोहरत को पाने के लिए तुम बेचैन बैठे हो, जिन शोहरत को पाने के लिए तुम बेचैन बैठे हो, उन शोहरत की गलियों को मैं कब का छोड़ आया। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अलग शायरी के साथ।